बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो T20 सीरीज़ है जारी है और इस पर बड़ा आज वन साइडेड मैच हुआ। इंग्लैंड ने विक्ट्री अपने नाम की। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सुनो टीवी के बहुत ज़बरदस्त एनालिस्ट भी हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू इरफान जी, वेलकम जी। आज के मैच की बात करें तो थोड़ा सा इसको को लिंक करते हैं लास्ट मैच के साथ। लास्ट मैच हमने बड़ा समहाउ इजीली जीत लिया और विदाउट एनी विकेट हमने चेज़ किया। कुछ लोगों का मानना यह था कि बाबर और रिजवान चेज़ में स्ट्राइक रेट इनका बहुत अच्छा रहता है और जब ये पहले खेलते हैं तो उतने ज़्यादा ये वाइब्रेंट नहीं होते या उतने एग्रेसिव नहीं मोड में आते। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अगर हम स्ट्राइक रेट देखें इंग्लैंड के प्लेयर्स का सारे मैचेस के अंदर, तीनों मैचेस के अंदर, और अपने प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट देखें, आज भी उनका हैरी ब्रुक का देखें 183 है, उसके अलावा बेन डकट का जो है वो समहाउ 165 के प्लस है। तमाम प्लेयर्स उनके जो भी खड़ा होता है वो इससे अबव जाता है। तो आप कैसे देखते हैं कि इतना डिफरेंस स्ट्राइक रेट का क्यों आता है हमारे प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स का? देखिए इरफान, बात वहीं आके खड़ी हुई है जहाँ से पहले मैच के बाद ख़त्म हुई थी और पहले मैच के बाद भी हम यही बातें कर रहे थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं कर पाया। हमने उस पहली इनिंग पहली बैटिंग ज़रूर की लेकिन टारगेट हमारा क्या था, 160 के करीब हमने टारगेट दिया इंग्लैंड को, जो उन्होंने बहुत ईजी लिया। आपने देखा होगा कि 9 रन्स पर ओवर के हिसाब से वो स्कोर करते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें 8 की एवरेज चाहिए, उन्होंने 9 के हिसाब से किया, जो उनकी नेचुरल क्रिकेट है, अटैकिंग क्रिकेट है, उन्होंने वो खेली। और हमारा वही कंसर्न, जब बाबर और रिजवान ऊपर से जल्दी आउट होंगे तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं है। और मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर जो है वो मायूस की है, जिसकी तवक्को की जाती है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है जी इरफान, अगर देखा जाए तो शान मसूद को नंबर 4 पे भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि नंबर 3 पे उनको खिलाना चाहिए था और नंबर 3 पे अगर वो खेलते और हैदर अली को नीचे रखते तो शायद बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाते। लेकिन टीम की जो मैनेजमेंट है उनका फैसला ये कि उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। मैं आपका भी इसमें टेक लेना चाहूँगा। एक तो ये कि जितनी भी टीम्स आप देखें जो वर्ल्ड क्रिकेट में है, हमने एशिया कप में भी देखा, वो अपने बैटिंग ऑर्डर को मनूवर करती रहती है, चेंज करती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आपने शान मसूद की बात की, अगर एक ऐसा प्लेयर है जैसे अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाता है बाबर या रिजवान में से, तो आपकी कोशिश है कि फिर दोबारा एक ऐसा बैट्समैन आए जो थोड़ा सा एंकर करे, और दोनों ही जल्दी आउट हो गए। तो उस लिहाज से अगर हैदर अली की जगह इनको भेज दिया जाए, अगर इनकी पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी लग जाए तो आप हैदर को ला सकते हो या इफ्तिखार को भी आप मनूवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन। तो ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपने कैप्टन और कोच का? आपने इफ्तिखार की बात की है, मैं उनका पिछले 10 मैचों का रिकॉर्ड लेकर आया हूँ जी। एक मैच पे उनके 13 हैं, एक में 28 हैं, एक में उनकी बारी नहीं आई, 2, 30, 13, 32, 28 और 6। तो हाईएस्ट जो स्कोर है उन्होंने पिछले 10 मैचेस में जो किया है वो 32 किया है, वो फाइनल में किया और वो भी 30 बॉलों के ऊपर उन्होंने 32 किया। तो ये हमारे मिडिल ऑर्डर की कंडीशन है। दूसरी तरफ अगर खुशदिल शाह को देखें तो उन्होंने आखिरी 22 मैचेस के अंदर 280 स्कोर किया, बिल्कुल ठीक, जो उनका 30 है। कि इस किस्म का जब आपका मिडिल ऑर्डर होगा जिसको आपने सिर्फ रखा ही 6 बॉल्स के लिए या 84 बॉलें खेलनी है बाबर और रिजवान ने और बाकी 36 बॉलें खेलनी है पाकिस्तान की पूरी टीम ने, फिर मिडिल ऑर्डर का भी कोई कसूर नहीं है। फिर जब सारे जो रन्स हैं, सारी बॉल्स हैं, वो रिजवान और बाबर खेलेंगे, फिर मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें दो तरह का स्कूल ऑफ थॉट है एनालिस्ट के और जितने भी हम लोग इस पे बात करते हैं। रिजवान बाबर, आप ठीक कह रहे हो, 60-70 बॉल्स तो नॉर्मली 90% मैचेस में वो कंज्यूम कर जाते हैं और हर एक के हिस्से में 10-12 बॉल्स आती हैं और उस पर भी टारगेट जो थिंक टैंक है वो यही दिया जाता है कि आपने 25-30 करना है। और ऑब्वियसली जब हर बैट्समैन हर बॉल पे आसिफ अली की बात कर लें, खुशदिल की बात कर लें, वो हिट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली उसके आउट होने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अब इसमें कंसर्न दो चीज़ों का मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये है कि आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए। एक तो चले अच्छा डिसीजन हमने समहाउ ले लिया कि हमने एक ऐसा प्लेयर शान मसूद की सूरत में जब से हफीज़ और हमने देखा शोएब मलिक गए तो ऐसा बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था कि बिल्कुल गैप था। तो ये तो एक चीज़ आ गई। दूसरा, आपकी नज़र में अभी तो स्क्वाड भी वर्ल्ड कप का भी अनाउंस हो चुका है, ऐसा प्लेयर फिट इन हो सकता है जो इस प्रॉब्लम को रेडिकेट कर सकता है या इसको लेके चल सकता है? देखिए, मिडिल ऑर्डर के अंदर मुझे नहीं पता किसके ऊपर ये कुरा निकलेगा किसका, लेकिन जो 4 प्लेयर मिडिल ऑर्डर में मैं देखता हूँ, हैदर अली, इफ्तिखार, खुशदिल शाह और आसिफ अली, इन चारों में से एक की तो छुट्टी होनी है। ये 15 अक्टूबर तक टाइम है
ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इन तमाम प्लेयर्स के लिए। हैदर अली को वन डाउन भेजने का मकसद ये था कि वो पूरे तरीके से टेस्ट हो जाएं, क्योंकि एशिया कप में आपने देखा उन्होंने किया कुछ नहीं, उनको कोई चांस नहीं मिला। उससे पहले जो डोमेस्टिक सीजन उन्होंने खेला उसमें भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया देखा तो हैदर अली के साथ बहुत सारे लोगों की सिंपैथी जागी हुई थी, तो अब उसको भेजा वन डाउन। उनको आज भेजा इसी वजह से था कि वो अपने आप को प्रूव करें, लेकिन इस तरह प्रूव नहीं होता कि आप आते साथ उल्ट पटांग शॉट खेल के और इजी आउट इजी विकेट देके तो वापस पवेलियन लौट जाएं। तो इससे तो इम्पैक्ट मैं समझता हूं कि बहुत खराब जाएगा। लेकिन इन चारों में से एक बंदा तो जाएगा। अच्छा वकर साहब, एक अगर हम अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन हो रही है, कल भी सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, ट्विटर पे एक भरमार थी कि अगर बाबर जो जैसा वनडे में आप देखते हैं नंबर 3 पे आता है और एंकर करता है इनिंग्स को, बाबर वो ऑनर्स ले ले और जो दायरे का यूज दोनों ओपनर हमारे समहाउ नहीं कर पाते, वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है। जैसे कल का मैच में हम देखें तो दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स थ्रू आउट पूरा मैच ही वो अच्छा फास्ट ट्रैक पे क्रिकेट खेली, एग्रेसिव मोड के अंदर नजर आए, बट नॉर्मली हमें पूरे एशिया कप में भी नजर नहीं आए, उससे पहले भी नजर नहीं आए। तो क्या हम शर्जील या फखर में से किसी एक को इंडक्ट करके रिजवान के साथ ओपन करवा लें, क्योंकि रिजवान दायरे के बाद बिल्कुल मिसफिट हो जाता है, उसकी शॉट्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो दायरे से पहले वो अच्छा यूज कर लेता है। तो इनको करके, और अगर हम जैसे शान मसूद एक हमारे पास प्रिपेयर्ड कमोडिटी बन चुका है, साथ हम उसके साथ बाबर भी अगर आ जाता है तो हमारा मिडिल ऑर्डर का भी मसला समहाउ सेटल हो सकता है, और जो ओपनिंग में हम 20-25 रन कम स्कोर करते हैं वो भी सेटल हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मुझे तो एक मुहावरा याद आ रहा है कि जिसको पिया भाई वही सुहागन। तो यहाँ पर तो टीम मैनेजमेंट का पूरा जो रोल है, ये पूरा जो उनकी फोकस है वो बाबर और रिजवान पे ही है। वो सारी टीम चेंज कर रहे हैं, हमें कोई किसी प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा। कभी इफ्तिखार नंबर 4 खेलता है, कभी 6 खेलता है, कभी नवाज ऊपर आता है, कभी शदाब ऊपर आता है। तो मिडल ऑर्डर का जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल जीरो है। किसी प्लेयर को नहीं पता कि उसका मिडल ऑर्डर क्या, उसका जो बैटिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लेकिन बाबर और रिजवान को पता है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये चाहता हूं। देखें, अगर T20 में देखें तो रिजवान एज ए ओपनर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, वो नंबर 4 नंबर 5 के लिए उनको मिसबा ने तैयार किया था, बट वहां पर वो मुसलसल फ्लॉप हुए। उसके बाद मिसबाउल हक ने एक चांस लिया, शजील टीम से आउट हुए थे और फखर की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, फिर चांस लिया कि इसको चलो ओपन कराते हैं। बाबर देखिए ओपन पहले से कर रहा था वहां पर। अब मैं ये कहूं कि बाबर अपनी जगह छोड़े शायद थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, बट अगर रिजवान को नंबर 4 पे तैयार किया जाता है, यहाँ पर प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर ओपनर होता, तो फिर हमारी टीम की सिचुएशन चेंज हो सकती है। जो पावर हिटिंग करता सर, पहले 6 ओवर्स का इस्तेमाल करना है। किसी दुनिया की किसी टीम में नहीं ऐसा होता कि जो ओपनर जाएं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपने एंड संभालना है। बदकिस्मती से हमारे जो ओपनर है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक एंड संभालना है, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर मुसलसल फ्लॉप हो गया। साहब, हमने वक्त की किल्लत है, मेरी कोशिश है कि हम सारे टॉपिक्स पे बात कर लें। बैटिंग की तो बात कर रही, बॉलिंग भी बहुत बड़ा मसला नजर आ रहा है तीनों मैचेस में, और एशिया कप में भी समहाउ बिल्कुल एक्सपोज हुई हमारी। हमने देखा बॉलिंग लाइनअप तीनों मैचेस में हमें समहाउ 200 के करीब, और आज तो उससे भी एक्सीड कर गया, और बड़ी ज़्यादा हिटिंग होती है। और हमने देखा कि जब किसी बॉलर पे अटैक किया जाता है, चाहे हमने नसीम शाह की पहले मैच में देखा, एशिया कप में भी ऐसे ही नजर आए, धानी को हमने देखा बिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉल या कुछ ओवर अच्छे करवाए, आज बहुत ज़्यादा 62 रन उन्होंने कंसीड किए। इसी तरह हसनैन का भी एक स्पेल थोड़ा अच्छा, शुरू में सारे थोड़े बेहतर नजर आते हैं पहले ओवर में, बट उसके बाद जब बॉल सीम या स्विंग करना खत्म होती है तो फिर बहुत ज़्यादा हिटिंग होती है। और डेथ ओवर जो हमारी पाकिस्तान की एक बड़ी शान थी, खूबसूरती थी फास्ट बॉलिंग के अंदर, सिर्फ हारिस रऊफ अभी जब से वो हमने देखा शहनशाह गए हैं, हारिस रऊफ ने वो ऑनर्स लिया अपने ऊपर और वो एक जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। बट ये तीनों जो हमारे जो बैकअप बॉलर्स थे ये बुरी तरह पिट रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं फास्ट बॉलिंग पे? पहले मैं बात कर लेता हूँ, किस तरह एक्सपोज हुई है? देखिए, हसनैन की जहाँ तक बात है वो एक्सपेंसिव हैं, और हारिस रऊफ को भी हमेशा काफ़ी स्कोर खाते रहे, कोई 1-2 मैच उनके अच्छे बीच में लगते रहे, लेकिन अभी उनको जो रोल दिया गया है टीम के साथ वो दिया गया है डेप्थ में उन्होंने बॉलिंग करनी है। उनसे कोशिश होती है कि दायरे के अंदर बॉलिंग ना करवाई जाए, और आज भी हमने देखा कि हसनैन और उसके बाद नवाज से अटैक करवाया गया, बाद में धानी आए, तो हारिस रऊफ को उस टाइम भी लेट यूज़ किया गया, और उसकी रीज़न यही थी कि उनको डेप्थ में बॉलिंग करवानी है। लेकिन हारिस रऊफ की भी स्टैट मेरे सामने है, 4 ओवरों में 39 रन उनको पड़े हैं और विकेट वो कोई नहीं ले सके, और धानी 4 ओवर 62। तो यहाँ पर हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें क्वालिटी बॉलिंग भी नज़र आ रही है। जिस तरीके से T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट के अंदर आपको अपनी वेरिएशन के साथ बॉल्स करनी पड़ती हैं, तो वेरिएशन हमें
सिर्फ एक चीज़ नज़र आई कि स्लो डिलीवरी के ऊपर आज धानी का भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज था, उसके साथ साथ हसनैन ने भी स्लोर के ऊपर एम्फेसाइज किया। और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ देखें तो रॉस टॉपले और उसके साथ साथ मार्क वुड, उन दोनों ने फ्यूरियस बॉलिंग की है, बड़ी तेज़ बॉलिंग उन्होंने की है। और आज हमने देखा कि सीरीज़ की सबसे तेज़ तरीन बॉल भी उन्होंने 197 माइल्स की उन्होंने बॉल की है। तो अब ये अगर वो एक बंदा जो कि इंजरी से रिकवर होके वापस इस तरह 197 माइल्स की बॉल करे तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना प्रिपेयर होके ग्राउंड। आज वुड की बॉलिंग पे ऑब्वियसली उसको दाद भी देनी चाहिए, जिस तरह उसने वापस आते साथ हमारे बॉलिंग की और बड़ी अग्रेसिव बॉलिंग की, और हमारे प्लेयर्स को साफ नजर आया कि पेस को खेलते हुए प्रॉब्लम नजर आ रही है। और बहुत बड़ा ये कंसर्न है कि हमने वर्ल्ड खेलना है और उससे पहले न्यूजीलैंड में जो ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है वो सारा जो है बाउंसी ट्रैक है, तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, जाते हुए क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा स्पिन बॉलिंग के लिहाज से। नवाज ने एशिया कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इधर भी बाकी बॉलर्स का कंपैरिजन देखते हैं तो काफ़ी रीजनेबल किस्म की वो बॉलिंग की, बट उस्मान कादर की बात करना चाहूँगा। शादाब के ना होने के बाद जब उन्होंने करना शुरू की तो हमने देखा कि पहले मैच में उन्होंने थोड़ी कंपैरेटिवली बेहतरीन बॉलिंग की, बट नेक्स्ट दोनों मैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए। आज भी 48 रन कंसीड किए, दो के उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए। तो उनकी लेंथ के अंदर मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। उनकी लेग ब्रेक बड़ी अच्छी स्पिन कर रही है, गुगली भी अच्छी है, बट उनका जो लेंथ है वो बहुत पीछे कर बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिटिंग बड़ी इजी है बैट्समैन के लिए। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगा, बॉल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पीछे की हैं और कोशिश की है कि मैं फ्लाइट बॉल करूं, लेकिन उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। यहाँ पर मैं क्रेडिट दूंगा बेन डकेट को, जिस तरीके से उन्होंने उस्मान कादर के ऊपर अटैक किया वो वाकई देखने के काबिल था। अगर उनको पहली बॉल पे चौका उन्होंने अपनी पहली बॉल पे दी, दूसरी बॉल पे आउट किया उस्मान कादर ने, और वो भी लूज बॉल थी, बट मिड विकेट पे एक डीप मिड विकेट आपने ली हुई थी और वहाँ पर आपको कैच इजीली मिल गया। तीसरी बॉल पर आते साथ हैरी ब्रूक ने चौका लगाया उनको, वो बॉल फेस करने आए थे और उन्होंने उस्मान कादर ने इस किस्म का बॉल किया कि वो लूज बॉल जो आप बात कर रहे हैं कि पीछे ठप्पा दे रहे थे, तो उसकी वजह से उनको स्कोर तो पड़ा है। तो लेग स्पिनर की फायदा उसका यही होता है कि वो विकेट ले लेता है, लेकिन नुकसान उसका ये होता है कि वो स्कोर ज्यादा देता है, और यही शिकवा में शादाब से भी रहता है। लेकिन शादाब के पास कुछ क्विकर डिलीवरीज ऐसी हैं कि जो कंसीव करते हैं और उनका रन रेट थोड़ा बेहतर हो जाता है। आज शादाब को हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से इंप्रूव किया, खासतौर पर जब से उन्होंने कम बैक किया है। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।